हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं सविता कलशन और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं पार्ट 2 ऑफ आवर PYQ सेशन, सॉल्विंग सेशन स्पेशली डिज़ाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम बाय HPSC एंड अदर रिलेटेड इन्वायरमेंटल साइंस एग्ज़ाम। अगर आप नेट, HPSC, UPSC, स्टेट PCS, CTET, HTET और किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स सॉल्व, लर्न एंड क्रैक द एग्ज़ाम टुगेदर। तो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस अमंग द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मो हार्डनेस स्केल पता होना चाहिए। अगर मो हार्डनेस स्केल आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मो हार्डनेस स्केल के अकॉर्डिंगली जो है वो सबसे पहले आता है टॉर्क। टॉर्क के बाद आता है आपका जिप्सम। तो हम जिप्सम से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, देन जिप्सम के बाद आता है आपका कैल्साइट। कैल्साइट के बाद फ्लोराइड। कैल्साइट यहाँ नहीं है तो देन फ्लोराइड, CB। ठीक है, CB। देन उसके बाद कैल्साइट, टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड। फ्लोराइड के बाद क्या आएगा? एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, देन क्वार्ट्ज। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वार्ट्ज के बाद टोपाज, देन टोपाज के बाद आता है आपका कोरिंडम एंड डायमंड। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छे से मो हार्डनेस स्केल देख लेना, बहुत इजीली ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द क्लियर सनी डे द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ओशन एट विच फोटोसिंथेसिस कैन अकर इज। आज मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो में जो है मैंने आपको बताया डेप्थ ऑफ ओशन का एक वीडियो कंटेंट डाल रखा है मैंने। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने वो पढ़ रखा है तो हमें पता है कि यूफोटिक जोन जो है, 3 तरीके के जोन्स होते हैं ओशन में। एक होता है फोटिक, यूफोटिक जोन, डिसफोटिक, डाइफोटिक जोन है, अफोटिक जोन। यूफोटिक जोन में क्या होता है कि जो डेप्थ होती है वो 0 to 200 मीटर होती है। देन डाई में क्या होगा? 200 to 1000। देन अफोटिक जोन में ग्रेटर दैन 1000 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस कौन से जोन में अकर होता है, तो दैट इज 200 मीटर। 200 मीटर के नियर बाय कौन सा है? 250 मीटर। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लूम इज ऑब्टेन व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर स्टेबल अबव द प्लूम एंड अनस्टेबल बिलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर जिसको प्लूम बिहेवियर अच्छे से पता है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर स्टेबल अबव द प्लूम। अबव द प्लूम स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा कहाँ पे? बिलो द प्लूम। इस तरीके की कंडीशन कब होती है? जब फ्यूमिगेटिंग होता है। ठीक है, अनस्टेबल लेयर जो है वो आपके बिलो में रहती है। ठीक है, और लॉफ्टिंग में क्या होता है? लॉफ्टिंग में किस तरीके की कंडीशन होती है? तो लॉफ्टिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग की अगर कभी भी बात होगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? लॉफ्टिंग। अगर फैनिंग में क्या होगा? फैनिंग की अगर हम बात करें तो स्टेबल कंडीशन रहती है, लिटिल वर्टिकल मिक्सिंग होती है, बहुत ही कम वर्टिकल मिक्सिंग जो होती है वो फैनिंग में होता है। और कोनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा? आपका न्यूट्रल रहता है। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन रहती है। तो अगर मैं स्टेबल कंडीशन की बात करूं तो देखो, कभी भी कंफ्यूज मत होना लॉफ्टिंग और लूपिंग में। ठीक है, सॉरी, लॉफ्टिंग एंड लूपिंग में कभी कंफ्यूज मत होना। लॉफ्टिंग कंडीशन में क्या होता है? लॉफ्टिंग कंडीशन जो होती है वो स्टेबल बिलो होता है और अनस्टेबल अबव होता है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन कहाँ रहेगी? बिलो रहेगा और अनस्टेबल अबव रहेगा। तो सबसे स्टेबल और सबसे बेस्ट कंडीशन जो होती है वो लॉफ्टिंग होती है। ठीक है, और लूपिंग में क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा। फैनिंग में क्या होगा?
फैनिंग में भी स्टेबल रहेगा, कोनिंग में क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, और फ्यूमिगेटिंग में क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशन होगा। ठीक है, सिमिलरली जो है वो टैपिंग में भी, ट्रैपिंग कंडीशन में भी क्या होता है, स्टेबल एयर अबव एंड बिलो प्रेजेंट होता है। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड जो है वो आपका अनस्टेबल बिलो। ठीक है, अनस्टेबल बिलो की अगर जब भी बात होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट वर्ड फ्यूमिगेटिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइफ साइकिल असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड लाइफ साइकिल इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। तो जब लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हैं हम, तो क्या करते हैं, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या रहेगा वो चेक करते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा वो चेक करते हैं, और उसी के साथ, ठीक है, लेकिन हम क्या नहीं चेक करते, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट रेफर टू हाई टेम्परेचर एरोबिक इंसिरेशन, हाई टेम्परेचर इन एनारोबिक इंसिरेशन, high temperature anaerobic distillation of waste of energy generation, ambient aerobic distillation and ambient anaerobic distillation। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, एक तो वेस्ट टू एनर्जी जनरेट होती है, कब होती है, एट हाई टेम्परेचर पे और एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, वेस्ट टू एनर्जी जनरेट होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है, करेक्ट, एट दी हाई टेम्परेचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वाटर हैज़ फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन, कैल्शियम 15 mg पर लीटर, मैग्नीशियम 10 mg पर लीटर, सल्फेट 30 mg पर लीटर, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जब भी हम टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं, पहली बात तो हम सल्फेट को हम एक्सक्लूड करेंगे, ये टोटल हार्डनेस में नहीं काउंट होता है। टोटल हार्डनेस किसकी वजह से कॉज होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से। तो कैल्शियम, इस पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी, और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 80 mg पर लीटर एज CaCO3। ठीक है, सॉल्व कैसे किया है, ये हमने ऐसे सॉल्व किया है कि इसको, चलो हम इसको लेटर ऑन सॉल्व करते हैं। देन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, देन इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द स्लेज वॉल्यूम इंडेक्स, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ऑफ 100 ml ऑफ स्लेज कलेक्टेड इन 30 मिनट ऑन ड्राइंग वेट 500 mg। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्लेज वॉल्यूम इंडेक्स इज इक्वल्स टू सेटल स्लेज वॉल्यूम SSV, ठीक है, डिवाइडेड बाय MLSS। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड, तो क्या रहेगा, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, 100 सेटल स्लेज वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। ठीक है, SVI कैलकुलेट करना है हमें, सेटल स्लेज वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। ठीक है, और जो है हमारा MLSS दे रखा है हमें, ड्राई वेट दे रखा है 500 mg। इसको ग्राम्स पर लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। जब हम फॉर्मूला में इसको डालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, SVI इज इक्वल्स टू SSV अपॉन MLSS, 100 अपॉन में 0.5। आंसर जो होएगा इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, 200 ml पर ग्राम। ठीक है, क्लियर है आंसर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका न्यूमेरिकल है, आफ्टर 5 days of incubation at 20 degrees Celsius the residual dissolved oxygen in blank was 8.80 mg per liter and in 0.1% dilution कितना हुआ है, 0.1% dilution हुआ है, of the waste was 3.20 mg per liter।
व्हाट इज़ दी 5-day BOD ऑफ द वेस्ट। तो हमें पता है कि 5-day BOD निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। BOD इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल, डी ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल क्या दे रखा है यहाँ पर, इनिशियल DO क्या दे रखा है, इनिशियल DO जो है वो आपका दे रखा है 8.80 mg पर लीटर, माइनस जो फाइनल DO आया वो आपका कितना आया 3.20। तो इसको सॉल्व करने के आपका आएगा 5.60 mg पर लीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि 1.1% जो डाइल्यूशन किया है, तो 1.1% डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने जो है जो 1000 ml का सोल्यूशन था उसमें आपने 1 ml क्या ऐड किया है। ठीक है, कंपोजिशन क्या रही, 999 ml आपका वाटर था, वेस्ट वाटर था, जिसमें आपने 1 ml जो है वो डाइल्यूटिंग फैक्टर डाला। ठीक है, डाइल्यूशन के लिए आपने वेस्ट डाला 1 ml। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे इसको जब हम सॉल्व कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 0.01। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल BOD निकल कर आया था, BOD डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर 0.001, तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर C 5600 mg पर लीटर। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ तो इसलिए आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। जब इसको क्वेश्चन बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी लगेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको, क्योंकि बहुत इजी है कि एक फॉर्मूला ही तो डालना है कि BOD इनिशियल माइनस फाइनल, उसके बाद डाइल्यूटिंग जो फैक्टर था उससे आपको डिवाइड करना है, बस दैट्स इट, उससे आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बायोडिग्रेडेशन होगा तो क्या निकल कर आता है, कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ठीक है, और कौन सी गैसेस नहीं होती हैं, तो ये हमेशा याद रखना, एक तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका O2 नहीं निकलता है, ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज़ होता है, ना ही आपका नाइट्रेट निकलता है। तो एक्सक्लूडिंग फैक्टर देखो, ऑप्शन ए में क्या है, हाइड्रोजन दे रखा है, एक्सक्लूड हो गया। देन ऑप्शन सी में क्या है, मीथेन है, ये है, 2 फैक्टर तो हैं लेकिन हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। देन ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह रखा है, O2 देखकर नॉर्मली एक्सक्लूड कर देंगे इस ऑप्शन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। और एक बात और बता दूं कि जो मीथेन है वो प्रोड्यूस होती है बायोडिग्रेडेशन के टाइम पे, जो इसका फ्रैक्शन रहता है वो होता है 50 to 70%। ठीक है, और CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो कितना रहता है, 30 to 50%। ये क्वेश्चन भी जो है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शन के बेसिस पे कि 50 to 70% क्या प्रोड्यूस हो रहा है मीथेन, और CO2 की अगर मैं बात करूँ तो 30 to 50% प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही ईजी आंसर है, आर्टिकल 48 है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमेशा वेरी वेरी करती है, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 of the government of India, which color non chlorinated plastic bag, highlight करो, colored non chlorinated plastic bag should be used for the collection of human anatomical waste। तो हमेशा याद रखना, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जहाँ पर भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का जिक्र होए तो इट्स मीन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट येलो बीन, दे आर टॉकिंग अबाउट येलो बीन। तो जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो किस में जाता है, येलो बीन में जाता है। ठीक है, देन उसके बाद एक मिनट,
देन अगर मैं रेड बीन की बात करूँ तो रेड बीन में आपका क्या जाता है, उसमें जाता है आपका ट्यूब, कैथर्स, ठीक है, आईवी सेट्स, प्लास्टिक वेस्ट, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा, आईवी सेट्स वगैरह जो यूज़ होती हैं, ट्यूब्स वगैरह जो भी यूज़ होती हैं, वो कहाँ जाएगा, रेड बीन में। प्लास्टिक वेस्ट, आईवी ट्यूब्स, ठीक है, कहाँ जाएगा, रेड बीन में। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, ऑटो क्लेविंग प्लस रीसाइकिल, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट है। देन वाइट बीन की अगर मैं बात करूँ तो वाइट बीन में क्या जाएगा, शार्प निडल्स जाएंगे। क्या जाएगा वाइट बीन में, शार्प निडल्स जाएंगे, ब्लेड्स जाएंगे, ठीक है, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वाइट बीन में जाएंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं और इनकैप्सुलेशन करते हैं, ठीक है। देन ब्लू बैग की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू बैग में क्या जाएगा, आपका ब्रोकन ग्लासवेयर, जो भी ग्लासवेयर होगा वो आपका किस में जाएगा, ब्लू बीन में जाएगा। उसको हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और रिसाइकिल करते हैं, ग्लासवेयर है इसलिए, ठीक है। तो दो चीज़ों को हम रिसाइकिल करते हैं, एक रेड बीन वाले प्रोडक्ट को और ब्लू बीन वाले प्रोडक्ट को। वाइट में आपका जाता है शार्प नीडल और येलो में क्या जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। और इसको हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन के लिए भेजते हैं या फिर डीप बरिल करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच एक्ट इज वाइडली कंसिडर टू हैव बीन रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कौन सा एक्ट जो है वो बनाया गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कब थी, 1984 में, ठीक है, 1984 में। देन उसके बाद क्या हुआ था कि फिर हमने सबसे पहले क्या बनाया, जैसे ही उस तरीके की इतनी बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर लेवल पे जब वो ट्रेजेडी हुई तो हमने सबसे पहले बनाया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कि हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ईयर से हमेशा आपको क्या याद रहेगा, 1986 में क्या आया था, EPA एक्ट आया था। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, लाइफ साइकिल असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेबलिंग। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो भी आपके ये इन्वायरमेंटल लॉज थे, ISO के जो लॉज थे, अब ये कुछ जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ कि ISO फैमिली जो है 14,000 सीरीज़ में क्या आता है, फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें क्या आता है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का जितनी भी फैमिली स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। देन उसके बाद 14,001 में 14,001 में क्या हुआ, रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। वन का कीवर्ड क्या है, दे रिक्वायर्ड द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। 4 का कीवर्ड क्या है, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग EMS। गाइडलाइंस कौन से उसमें आती है, 4 में आती है। 14,004 में क्या हुआ था, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग EMS। देन 10, 11 और 12, ठीक है, 14,010, 11 और 12। 10 में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, देन प्रोसीजर फॉर ऑडिट, देन 12 में क्या था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिट। ये तीनों के तीनों जो हैं क्या कर दिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं, और उसको रिप्लेस किसने कर दिया, 19,011 फैक्टर ने, ठीक है, 19,011, ठीक है। और ये कब आए थे ISO फैक्टर, ये कब आया था, 2018 में आया था। गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ क्या चेक करेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेक कर रहा है, ठीक है। ये रिप्लेस किसको करा इसने, 14,010, 11 और 12 को। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू 10, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस 64, ठीक है, लाइफ साइकिल असेसमेंट 40, ठीक है, इन्वायरमेंटल लेबलिंग 12, नो। इन्वायरमेंटल लेबलिंग 14,012 में क्या हुआ था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेक होता है फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर, और
अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।